क्लास में हम करने वाले हैं कुछ बड़ा ही खूबसूरत, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। ओके, इसको आप बोलते हो बायोडाइवर्सिटी। दो हिस्सों में होगी ये क्लास संपन्न, बायोडाइवर्सिटी। आज हमारा रहेगा पार्ट 1, हम बायोडाइवर्सिटी के बेसिक्स को समझेंगे, और कल रहेगा पार्ट 2, और पार्ट 2 में हम समझेंगे दुनिया भर में बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं, क्या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमने क्या क्या कार्य किए हैं। शुरू करें? तो चलो आ जाओ। बायोडाइवर्सिटी अगर आम शब्दों में मैं कहूं, बिल्कुल सिंपल। सर अभी 12 लेक्चर में ही कॉपी फुल हो गई, दो दो कॉपी और फुल हो जाएगी तो अच्छी बात है ना, इसका मतलब सही चीज पढ़ रहे हो, है ना। आप किसी का नाम नहीं लेते, शिवम लेता हूं बच्चा, ले तो लिया आपका। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है अगर मैं आम भाषा में कहूं? पृथ्वी पर जो जीवन की विविधता है। देख लो यहाँ आपको शेर नजर आ रहा है, ये मछली नजर आ रही है, ये कोई पक्षी नजर आ रहा है, ये कोई गिरगिट टाइप में नजर आ रहा है, ये कोई कीट है, ये कोई फ्लावर है, ये कोई मक्खी है, ये कोई फॉरेस्ट है, ये कुछ और है। तो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? आम भाषा में अगर मैं कहूं, पृथ्वी पर जो जीवन, अलग अलग जीवन के रूप आपको देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो पेड़ पौधों में हो, चाहे वो जीव जंतुओं में हो, या बहुत सारे सूक्ष्म जीवों में हो, उन सबको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। बताओ, ये बात आगे समझ में? 150 के आसपास पेज भर चुके, ये तो आप गलत बोल रहे हो, इतना नहीं है, ठीक है। मेरा खुद का बनाया हुआ रजिस्टर है, मेरा 100 पेज का रजिस्टर है, वो नहीं भरा, तुम्हारा 150 पेज भर गया। कैसी बातें कर रहे हो? दिखाता हूं मैं आपको, है ना। हवाबाजी, बस हवाबाजी करवा लो इन बच्चों से कितनी भी। ये लो, आप कह रहे हो 150 पेज भर गए, किसको मूर्ख बना रहे हो, है ना। मेरे साथ गेम नहीं चलेगा भाई, पहले ही बता रहा हूँ। चलिए, ओके। हाँ तो ये हवाबाजी कहीं और दिखाना, मैंने भी तो बनाया हुआ है जो आपको पढ़ाता हूँ, सारा सेल्फ डेवलप किया हुआ है मेरा, ठीक है। हाँ हाफ कॉपी भरी अभी। चलिए, आपकी कॉपी भर चुकी है, आप बड़ा बड़ा शब्द लिखते होंगे बच्चा। तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में हम चल रहे बच्चा, आज का हमारा टॉपिक है जैव विविधता। थोड़ा प्यार से समझेंगे, तसल्ली से समझेंगे, है ना। आराम से समझना बच्चा, जब तक ढंग से समझ में नहीं आएगा, जैव विविधता से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम है वो आपको समझ में नहीं आएगी। दुनिया भर में बहुत सारी प्रयास हो रहे हैं जैव विविधता को बचाने के लिए, क्यों बचाया जाना चाहिए, पहले उसका बेसिक्स तो समझो। तो आज हम समझेंगे बेसिक्स, आज हम समझेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है ना, पृथ्वी पर जीवन में विविधता जो है। और पृथ्वी पर जीवन में विविधता आपको किस में दिखाई दे रही है? ये जीवन की विविधता आपको पेड़ पौधों में दिखाई दे रही है, जिसको आप बोलोगे पादप जगत। आपको जानवरों में दिखाई दे रही है, जानवरों में, जंतुओं में, जिसको आप बोलोगे जंतु जगत। ओके, उसके बाद आपको बहुत सारे सूक्ष्म जीवों में भी दिखाई दे रही है। तो सब में हमें ये जैव विविधता दिखाई दे रही है, ठीक है। हाँ, तो ये जैव विविधता के लेवल क्या है? सबसे पहला टेक्निकल पॉइंट है लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, मतलब कितने लेवल में आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। सबसे पहले होती है बच्चा जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, शायद इसको आनुवांशिक या जननिक बोल सकते हो, जननिक जैव विविधता पहली, सब समझाऊंगा, टेंशन मत लो। दूसरी होती है स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, जिसको हम बोलते हैं प्रजाति जैव विविधता। तीसरी होती है बच्चा आपकी इकोसिस्टम में जो आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इकोसिस्टम मतलब जैव विविधता को देखने के हमारे नजरिए क्या है, उसकी बात कर रहे हैं हम। बायोडाइवर्सिटी, पारितंत्र जैव विविधता, तीन तरह की बच्चा, ये हमारी बायोडाइवर्सिटी के तीन लेवल है। मतलब मुझे बायोडाइवर्सिटी अगर मुझे समझनी है, भाई आपने ये बहुत सारे जीव देखे, अभी आपने बहुत सारे जीव देखे थे ना, ये देखे, मतलब ये इतना सारा बायोडाइवर्सिटी है, इसको मैं समझूं कैसे? कोई तो एक टेक्निकल क्राइटेरिया बनाया गया होगा इसको समझने का। तो हमने तीन स्तर पे समझने की कोशिश करते हैं बच्चा, तीन स्तर है। पहला है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, जननिक या आनुवांशिक बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। दूसरा हमने बनाया क्या, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। और तीसरा है इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। ये तीनों होते क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे, ठीक है। पहला देखो, हमने कहा जननिक बायोडाइवर्सिटी है। जननिक बायोडाइवर्सिटी का मतलब, आपने तितलियां देखी है? बोलो बच्चा, तितली देखी है आपने? तितली एग्जाम्पल, आपने क्या बटरफ्लाई देखी है? तितलियां अलग अलग रंग की होती है ना, है तितली कोई सफेद रंग की, है ना, कोई हरे रंग की, कोई लाल रंग की, कोई पीले रंग की, कोई मल्टी कलर है, कोई मल्टी कलर है, देखिए ना। यानी कि है एक ही प्रजाति, क्या सबकी सब है तितलियां, लेकिन हर किसी के अंदर उनके जीन के आधार पे, है ना, कोई सफेद दिखती है, कोई हरी दिखती है, कोई लाल दिखती है, कोई पीली दिखती है, कोई मल्टी कलर दिखते हैं। ऐसे आपने डॉग्स देखा होगा, डॉग्स, कुत्ते देखे बच्चा आपने? कुत्तों की बहुत सारी डॉग्स है, कोई जर्मन शेफर्ड है, कोई लेब्राडोर है, कोई अपने गांव का देसी कुत्ता है, बिल्कुल, ठीक है। हाँ, तो दिखाता हूं मैं आपको, देखो एक बार इसको, ये देखो, ये देखो बच्चा, दिख रहा है आपको? ये देखो कितने सारे डॉग्स है, ये है सबके सब एक ही स्पीसीज, सबके सब कुत्ते हैं, लेकिन सबकी क्या है बच्चा, इनके अंदर जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। ये अलग नस्ल है, ये अलग नस्ल है, ये अलग नस्ल है, ये कुत्ते की अलग नस्ल है, ये जर्मन शेफर्ड है, मैं तो एक को ही जानता हूँ। ये कौन सा है बच्चा? रोटविलर होगा, रोटविलर ही है ना ये पमेरियन टाइप, पता नहीं, आई डोंट नो, दो तो मेरे को समझ में आ रहे हैं। ओके, आपके पास पिटबुल है,
अच्छा ये पिटबुल है, सॉरी मुझे नहीं पता बच्चा है ना, मैं इसको जानता हूँ, हमारे घर में था ये, जर्मन शेफर्ड था ये। तो ये हाँ, तो आपने रंग गुलाब देखा होगा, रोज डे है ना, अभी नया 2026 आएगा, 26 में फिर वो आएगा वैलेंटाइन वीक, ब्लैक रोज, व्हाइट रोज, पिंक रोज। तो वे रंग बिरंगे गुलाब जो आपने देखे हैं, रंग बिरंगी जो आपने तितलियां देखी है, वो एक ही प्रजाति में जो आपको विविधता देखने को मिल रही है, उसको हम बोलते हैं जननिक बायोडाइवर्सिटी। बताओ समझ में आ जाएगा ये? ठीक है। अच्छा आपके यहाँ इसकी भी है। फिर ये कहता है स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी क्या है? ये क्या है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले अलग अलग जीव जो होते हैं बच्चा, अलग अलग जो जीवों में जो विविधता है, अलग अलग जीवों में पाए जाने वाली विविधता। देखो पृथ्वी पर सारे जीव एक जैसे थोड़ी ना है बच्चा। आप देखो, आपने शेर देखा है, आपने हिरण भी देखा होगा, वास्तविकता में नहीं देखा, टीवी में देखा होगा, मोबाइल फोन में देखा होगा, भालू देखा होगा, लोमड़ी देखी होगी आपने, देखी है आपने? नहीं देखी? आपने भैंस देखी होगी, गाय आपने देखी होगी, आपने बकरी देखी होगी, कुछ नहीं देखा होगा तो भेड़ तो देखी होगी आदि, चूहा देखा होगा, बिल्ली देखा होगा। तो पृथ्वी पर अलग अलग हमें जीव देखने को मिल रहे हैं। तो ये स्पीसीज है। स्पीसीज की मैं आपको पहले भी डेफिनेशन बता चुका था। स्पीसीज क्या है ना? एक ऐसा जनसंख्या का ऐसा ग्रुप जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकता है, जो आपस में प्रजनन करके नई संतानें पैदा कर सकता है। तो शेर शेर के साथ ही प्रजनन करके संतानें पैदा कर सकता है, शेर हिरण के साथ प्रजनन करके संतानें पैदा नहीं कर सकता है। इसका मतलब हिरण अलग प्रजाति है, शेर अलग प्रजाति है। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट कहता है पारितंत्रीय जैव विविधता। तो अलग अलग पर्यावास में या पारितंत्र में पाए जाने वाली विविधता। भाई आपने देखा होगा कुछ आपके उष्ण कटिबंधीय पारितंत्र है, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पारितंत्र है, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पारितंत्र है, वो अलग है। फिर आपको मैंग्रोव आपने पढ़ा था, मैंने आपको मैंग्रोव पढ़ाया था, मैंग्रोव पारितंत्र ये अलग है बच्चा। अगर मैं कहूं घास स्थल पारितंत्र ये अलग है, अगर मैं आपको कहूं मरुस्थल पारितंत्र ये अलग है। तो आपको अलग अलग इकोसिस्टम में पाए जाने वाली जो विविधता है उसको हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। बताओ यहां तक समझ में आया आप लोगों को? हाँ ह्यूमन भी तो है। ह्यूमन क्यों नहीं आएगा बच्चा? और ह्यूमन कहां चला जाएगा? इंसान भी तो जीव है भाई। इंसान देखो, इंसानों में क्या है बच्चा? हम इंसान किस में आते हैं? स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी में है। अफ्रीका के लोग अलग दिखते हैं, है ना? उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया के, थाईलैंड के, कंबोडिया के, म्यांमार के लोग हमसे अलग दिखते हैं, चाइना वाले अलग दिखते हैं भारतीयों से, अफ्रीका वाले अलग दिखते हैं। आप यूरोपियंस को देख लो, वो बिल्कुल अलग ही दिखेंगे। तो क्या है? इंसान भी स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है। समझ में आ गया? लेकिन यहां जो ये स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी है ना बच्चा, इस स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी इस वाले के बारे में, इस वाले के बारे में क्या होता है ना, बहुत सारी स्पीसीज है ना एक दूसरे के काफी क्लोज होती है। अगर हम उनके जीन को देखें, जीन के स्तर पे देखें, तो बहुत सारी स्पीसीज एक दूसरे के काफी समान होती है। जैसे स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी में बहुत सी स्पीसीज एक दूसरे के काफी नजदीक होती है। किस आधार पे? जीन के आधार पे। जैसे अगर मैं कहूं चिंपैंजी, एग्जांपल लो चिंपैंजी का, एग्जांपल लेते हैं मानव व चिंपैंजी। बच्चा चिंपैंजी और अगर आप मानव को देखोगे ना, इन दोनों के जो जीन में है 98.4% जीन समान है, केवल 1.6% अलग है। मतलब चिंपैंजी और इंसान को अगर देखें, एक दूसरे के काफी नजदीक है बच्चा। ठीक है, एक दूसरे के काफी नजदीक है। चिंपैंजी और मानव में 98.4% जीन समानता है। ओके, और सिर्फ कितना अलग है दोनों के अंदर? 1.6%। इस 1.6% की वजह से पता है क्या हुआ? इस 1.6% की वजह से देख, आप बताओ क्या हुआ? इस 1.6% की वजह से ये हुआ, ये जाल के उस तरफ है, हम जाल के इस तरफ है। ठीक है, ये कमेंट भी कर रहा है, ज्यादा देख मत, तेरे मेरे में ज्यादा फर्क नहीं है, केवल 1.6% का फर्क है। ऊपर वाले ने बस थोड़ा सा लोचा कर दिया, वरना हम इधर होते और तू इधर होता। ठीक है, हाँ ठीक है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अब एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट आप समझ गए। अब हम चलते बच्चे दूसरे महत्वपूर्ण कंसेप्ट की ओर। दूसरा महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, हमें दो टेक्निकल टर्म है ना, दो टेक्निकल टर्म है। एक टर्म है स्पीसीज रिचनेस, एक है स्पीसीज इवननेस। प्रजाति, रिचनेस को क्या बोलेंगे बच्चा? प्रजाति, समृद्धि, प्रचुरता, कुछ भी बोलो, अंग्रेजी याद रखना, हिंदी में मैं जो भी लिख रहा हूं काम चला लेना। आई डोंट नो एक्जैक्टली इसकी हिंदी क्या है। स्पीसीज प्रजाति, समानता। ये दो टेक्निकल शब्द है, जरा इनके बीच में एक बार अंतर देखते हैं बच्चा हम। दो टेक्निकल टर्म है। कहता है स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज इवननेस जब हम देखते हैं, समझो बच्चा, स्पीसीज रिचनेस और इवननेस क्या है? कि किसी भी क्षेत्र में या किसी भी इकोसिस्टम में कितनी अलग अलग जीव प्रजातियां मिल रही है। क्या है बच्चा? किसी भी क्षेत्र या पारितंत्र कह दो, पारितंत्र में कितनी अलग अलग
प्रजातियां मिल रही है, प्रजातियां पाई जाती है। कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का क्या मतलब है? उदाहरण लेते हैं, उदाहरण एक है फॉरेस्ट ए, आपके पास एक जंगल है जिस जंगल का नाम है ए, ठीक है। यहां हमें वृक्षों की 4 प्रजातियां मिलती है, 4 प्रजातियां। भाई एक आम का पेड़ मिला, एक नीम का पेड़ मिला, एक जामुन का पेड़ मिला, एक पीपल का पेड़ मिला, ठीक है। एक और दूसरा फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट बी, दूसरा एक जंगल है जिस जंगल का नाम है बी। यहां मैं कहूं वृक्षों की 10 प्रजातियां मिलती है। अब आप एक चीज मुझे बताओ, जंगल ए और जंगल बी कहां ज्यादा वैरायटी देखने को मिल रही है? भाई यहां सिर्फ क्या था, यहां मैंने बोला आम है, सागौन है, जामुन है और पीपल है। पीपल ऑन द फ्लोर है, वो वाला पीपल नहीं है, ठीक है। यहां पे मैं कह रहा हूं आम भी है, सागौन भी है, जामुन भी है, पीपल भी है, बरगद भी है, नीम भी है, पलाश भी है। ओके, और लिख लो, क्या नाम लिखोगे बताओ? अरे पेड़ के नाम ही खत्म हो गए, ऐसा और पेड़ नहीं है क्या आपके जिंदगी में? सुने नहीं आपने? शीशम का पेड़ लिखो, ओके, ऐसे लिख दो। हर सिंगार का लिख दो, हर सिंगार का पेड़ लिख दो, ऐसे। तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे, फॉरेस्ट बी और फॉरेस्ट ए में कहां ज्यादा विविधता देखने को मिल रही है? बोलो कहां पे है, ए या बी? आपको ज्यादा वैरायटी कहां देखने को मिल रही है? तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि फॉरेस्ट बी, इसका मतलब क्या हुआ? फॉरेस्ट बी में ज्यादा प्रजाति प्रचुरता है, इसको हम बोलेंगे स्पीसीज रिचनेस, स्पीसीज रिचनेस। बोलो बात समझ में आ गई? और फॉरेस्ट ए के अंदर फॉरेस्ट बी की तुलना में स्पीसीज रिचनेस कम है। तो हम बहुत सारे जीवों की वैरायटी देखने लगते हैं, है ना? कितनी सारी जो स्पीसीज है, कितनी वैरायटी वाली है। जिस इकोसिस्टम में या जिस क्षेत्र में ज्यादा वैरायटी देखने को मिल गई, वो ज्यादा रिच हो जाता है, ठीक है। सेकंड क्या कहता है, इवननेस क्या है, कि अलग अलग प्रजातियां, अलग अलग प्रजातियां कितनी बराबरी में पाई जाती है। अलग अलग प्रजातियां कितनी बराबरी में, ठीक है। जैसे यहां एग्जांपल लेते हैं, फिर से एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, फॉरेस्ट ए। अगेन यहां पे मैं बोलता हूं फॉरेस्ट ए बोलूंगा तो, है ना, आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। एक फॉरेस्ट ले लेता हूं मैं एक्स, एक जंगल है एक्स है। इस जंगल में मैं कहता हूं 4 वृक्ष प्रजातियां हैं तथा, ओके, सभी के 10-10 पेड़ है। भाई 4 थे, आम, सागौन, जामुन, पीपल, हर एक के 10-10 पेड़ है। ये है फॉरेस्ट एक्स। एक लेते हैं फॉरेस्ट वाई, ओके, यहां पे भी 4 वृक्ष प्रजातियां है तथा एक वृक्ष के 90 पेड़ है। बाकी 3 वृक्षों के, बाकी 3 वृक्षों के 10 पेड़ है। तो ज्यादा बराबरी आपको कहां देखने को मिल रही है? ज्यादा बराबरी आपको एक्स में ज्यादा बराबरी देखने को मिल रही है या वाई के अंदर ज्यादा बराबरी देखने को मिल रही है? बताओ, बताइए मुझे। बराबरी ज्यादा कहां देखने को मिल रही है? तो इसका मतलब मैं ये लिख दूं, इसका मतलब मैं ये लिख दूं, फॉरेस्ट एक्स के अंदर स्पीसीज इवननेस अधिक है, और मैं लिख सकता हूं फॉरेस्ट वाई के अंदर स्पीसीज इवननेस कम है, ठीक है। ये दो बेसिक कंसेप्ट थे बच्चा। स्पीसीज रिचनेस क्या होता है, स्पीसीज इवननेस क्या होती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होती है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होती है। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है हमारे बायोडाइवर्सिटी के। चलिए बहुत बढ़िया। दैट्स ग्रेट। अब आप कहोगे सर जी बायोडाइवर्सिटी को अपनी रिक्वायरमेंट, हमें बायोडाइवर्सिटी का जरूरत क्यों है ना? जैव विविधता की आवश्यकता या महत्व। अगर बात करें जैव विविधता का महत्व क्या है, बताओ। आपसे पूछता हूं, पहले 2-4 बच्चे बताओ मुझे कि बायोडाइवर्सिटी क्यों जरूरी है, हमारे इंपॉर्टेंस बताओ जल्दी से। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होने का बच्चा रीजन होता है। देखो ऐसा होने का कारण, एक बच्चे ने पूछा सर जी ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों। आपको कंसेप्ट याद नहीं नीश का? नीश, कर्मता, कर्मता वाला याद है या नहीं है? हर प्रजाति का अपना नीश होता है, अपना नीश होता है। किसी का नीश ज्यादा आइडियल है वहां पे, है ना, किसी को काम, किसी के लिए ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस बन गई, किसी के लिए नहीं। यहां पे वो जो एक वृक्ष है जिसके 90 पेड़ है, उसके लिए ज्यादा फेवरेबल कंडीशन है, इसलिए वो ज्यादा ग्रो हो गया। दूसरे वाले के लिए, बाकी तीनों के लिए उतना आइडियल नहीं था। हाँ, तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है आपको? नीश वाला कंसेप्ट याद करो बच्चा, नीश। हाँ, कर्मता, यूपीएससी ने कर्मता बोला था, इसको याद रखना, कर्मता बोलेंगे अब हम भी, यूपीएससी ने इसको कर्मता बोला था। अंग्रेजी याद रखेंगे भाई, हिंदी का मेरे को कोई भरोसा नहीं है, इसकी भी अंग्रेजी याद रखेंगे, वो हिंदी में क्या लिख के देगा आई डोंट नो।
अंग्रेजी याद रखो, स्पीसीज इवननेस, स्पीसीज रिचनेस। यहां नीश याद रखो, हिंदी में क्या लिख के देगा मेरे को नहीं पता, इसलिए आप नीश समझो। तो यहां पे क्या है, उस एक वृक्ष का नीश ज्यादा अच्छे से डेवलप हो गया वहां पे। ठीक है भाई, आप एक चीज बताओ, सेम क्लास है, एनवायरमेंट आप पढ़ते हो, इवनिंग में ज्योग्राफी वाले पढ़ते हो, सेम क्लास, अब समझो, सेम क्लास, सेम टीचर, सेम कंटेंट, सेम स्टाइल। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं वाह वाह तालिया, आज तक ऐसा नहीं पढ़ा था। बहुत सारा बच्चा बोलता है सर कुछ कम समझ में आया। क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है कि किसी को सेम क्लास ऐसी लग रही है कि जीवन में कभी ऐसा कंटेंट पढ़ा ही नहीं, इस हिसाब से कभी पढ़ा ही नहीं। कोई एक दूसरा बच्चा बोलेगा सर थोड़ा सा कम समझ में आया। इसका मतलब है तो चीजें सेम, यानी कि किसी के लिए माहौल डिफरेंट है, अंडरस्टैंडिंग का लेवल डिफरेंट है, पढ़ाई के साथ अच्छे से उसने एडेप्टेशन कर लिया है। किसी के मन में अभी भी चल रहा है पढ़ते पढ़ते, हम फला ने कॉल किया था, जवाब भी देना है, क्लास एक बार कर लेता हूँ यार, एक बार पहले जवाब देता हूँ, 4 मैसेज आ गया, इतने में कंसेप्ट आगे निकल गया। ठीक है, दैट्स ग्रेट। अब बात करता है, मैं आपसे पूछता हूं क्या इंपॉर्टेंस है, ये जैव विविधता क्यों जरूरी है, चलो बताओ। एक और ट्रायंगल है, ज्योग्राफी वाले बच्चों को मैं एक ट्रायंगल दिखाता हूं। ज्योग्राफी वाले बच्चों को क्लाइमेटोलॉजी में मैंने एक ट्रायंगल बताया था कि अगर आपको ज्योग्राफी बहुत अच्छे से, क्लाइमेटोलॉजी बहुत अच्छे से सीखनी है तो वहां एक ट्रायंगल है, और इधर आपको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के 3 महत्वपूर्ण मुद्दे सीखने हैं, तो तीनों के बीच में भयंकर ट्रायंगल है बच्चे, ट्रायंगल पीछा नहीं छोड़ रहा। एक है बायोडाइवर्सिटी, जिसको आप बोलते हो जैव विविधता, पहला ट्रायंगल का पहला किरदार, ठीक है। सेकंड है आपका मृदा, मृदा, ठीक है, जिसको आप बोलते हो लैंड। और तीसरा है आपका क्लाइमेट, ठीक है। इस क्लाइमेट से निकला आपका क्लाइमेट चेंज का इश्यू, यहां लैंड से जुड़ा हुआ है लैंड डिग्रेडेशन का, भूमि क्षरण का मुद्दा, लैंड, भूमि लिखेंगे इसको, मृदा नहीं लिखेंगे, भूमि लिखेंगे, ठीक है, भूमि। यहां लैंड डिग्रेडेशन इसका मुद्दा निकला, इसी बायोडाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ है बायोडाइवर्सिटी लॉस, ठीक है। और आप इन तीनों मुद्दों का समाधान तब तक नहीं कर सकते बच्चा जब तक तीनों पे एक साथ काम नहीं करोगे। आप ये सोचो सिर्फ क्लाइमेट चेंज को टारगेट करके पृथ्वी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नहीं। आप ये सोचो सिर्फ बायोडाइवर्सिटी को टारगेट करके पृथ्वी का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नहीं। और आप ये सोचो सिर्फ लैंड को टारगेट करोगे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नहीं। ये तीनों आपस में बड़े निकट संबंधी है। आपको क्लाइमेट चेंज को, बायोडाइवर्सिटी लॉस को और लैंड डिग्रेडेशन, तीनों इश्यू सॉल्व करने, तीनों पे एक साथ अटैक करना होगा, तीनों पे एक साथ काम करना होगा, तभी ये इस मुद्दे का समाधान होगा, तभी मुद्दे का समाधान होगा। जब तक तीनों पे एक साथ अटैक नहीं करोगे, ये तीनों क्या है बच्चा, इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, अब मुझे ये बताइए जैव विविधता की जरूरत क्यों है? पालक पानी के लिए, पालक पानी पी लो थोड़ा। अरे कौन है ये पालक? अच्छा पलक है, सॉरी। अरे मैं सिग्निफिकेंस पूछ रहा हूं, मुझे लगा पालक वगैरह बोल रहे हो, मुझे लगा सर्दियों की सब्जी आ गई, पालक पानी। पूछ रहा हूं क्या सिग्निफिकेंस है, बताओ मुझे क्यों जरूरी है हमारे लिए? इकोसिस्टम में बैलेंस के लिए, ओके। इंटीग्रेटेड मतलब सबको एक साथ देखना बच्चा, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है सबको एक साथ, इकोसिस्टम में संतुलन बनाए रखने के लिए। एक तो हिंदी और इंग्लिश में ना बड़ा गड़बड़ होता है भाई, है ना। आर्थिक मूल्य है, अच्छा एक एक करके मैं आपको सब बता देता हूं। पहला, जैव विविधता के होने से पहला पॉइंट है पारितंत्र की उत्पादकता बढ़ती है, पारितंत्र की उत्पादकता, उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी। मैं कहता हूं क्यों, बताओ मुझे क्यों। इकोसिस्टम में जितना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, संभावना होगी कि वहां पे उतनी ज्यादा उत्पादकता, उत्पादकता मतलब आपको उतना ज्यादा वहां प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, चाहे प्राइमरी लेवल पे हो, चाहे सेकेंडरी टर्शरी, या जो भी आपका लेवल हो। मुझे बताइए कि कारण क्या है कि पारितंत्र के अंदर उत्पादकता को जैव विविधता क्यों बढ़ाती है या कैसे बढ़ाती है? देखते हैं किस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, कॉमन सेंस है बच्चा, कॉमन सेंस। हाँ हाँ सॉरी बच्चा, मुझे थोड़ा ना पता था, मैं पारितंत्र के कार्य पूछ रहा हूँ, वहां पालक भी लिखा हुआ है, पानी भी लिखा हुआ है, तो मुझे लगा सब्जी और पानी की बात कर रहे हो। ठीक है, सॉरी है ना, उसके लिए सॉरी। जैव विविधता का महत्व, पारितंत्र की उत्पादकता, अलग अलग देखो सुनो, बहुत सारी स्पीसीज है, अलग अलग स्पीसीज का, अलग अलग प्रजातियों का नीश अलग अलग है, नीश अलग अलग है बच्चा। तो हर कोई अपना रोल प्ले कर रहा है, अपने स्तर पे हर कोई उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। दूसरा, अगर आपका डाइवर्सिटी ज्यादा है, जैव विविधता अधिक है, तो अगर कुछ प्रजातियों का, अगर कुछ प्रजातियों का विनाश भी होता है, विनाश भी होता है, तो भी इकोसिस्टम काम करता रहता है। अब एक चीज देखो बच्चा, एक इकोसिस्टम था, एक इकोसिस्टम है ए और एक है बी, इस ए इकोसिस्टम के अंदर केवल 10 स्पीसीज है, और इस एक है हमारे पास बी, इस बी के अंदर हमारे पास 100 स्पीसीज है। ओके, यहां इस 10 स्पीसीज में से अगर 3 का विनाश भी हो गया, 3 गई, इसमें से कितनी बची? 7। और यहां 100 में से अगर 3 गई तो कितनी बची? 97। तो ये अभी भी सर्वाइव कर जाएगा, ये अभी भी अपना रोल अच्छे से प्ले करता रहेगा, इसको दिक्कत हो जाएगी, इसको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इकोसिस्टम में जितना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है उतना अच्छा है।
बोलो। ओके, जल्दी से बताओ, आगे बात समझ में। दूसरा मैं कह रहा हूं आजीविका प्रदान करता है ना, गरीबी दूर करने में सहायक। कैसे भैया? देखो दुनिया की बच्चा है ना, दुनिया की लगभग 2.6 अरब आबादी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से किस पे बच्चा? जैव विविधता, या मैं कहूं उस पारितंत्र पर निर्भर है। किसके लिए? अपनी आजीविका के लिए। लगभग दुनिया की टोटल पॉपुलेशन 8 अरब के आसपास है, और 1/3 के आसपास अगर मैं कहूं, ठीक है, 30% के आसपास पॉपुलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इकोसिस्टम से या बायोडाइवर्सिटी से जो उनको प्रोडक्ट मिल रहे हैं उस पर वो निर्भर है। बोलो। उसके बाद क्या है? जल संसाधन, स्वच्छ जल संसाधन की उपलब्धता। आपको याद है मैंने आपको वेटलैंड वाला टॉपिक पढ़ाया था, आर्द्र भूमियां। आर्द्र भूमियां क्या कर रही थी बच्चा? वेटलैंड्स को क्या बोला था? किडनी ऑफ द अर्थ। क्या कर रही थी बच्चा? ये जल को स्वच्छ रखने में, जल को स्वच्छ रख रही थी बच्चा ये। दूसरा क्या कर रहे थे? भूमिगत जल का रिचार्ज कर रहे थे, भूमिगत जल का पुनर्भरण कर रहे थे। तो आपके वाटर रिसोर्सेज है, जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है, उसमें हेल्प कर रही है। उसके साथ क्या कर रही है बच्चा? पोषण चक्र वाला टॉपिक पढ़ा था आपने। कितने पॉइंट हो गए हमारे? 3 हो गए। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन साइकिल आपने पढ़े थे ना, पोषण चक्र, न्यूट्रिशन साइकिल थे बच्चा। उन न्यूट्रिशन साइकिल को चलाने में आपने नाइट्रोजन साइकिल देखा था, आपने कार्बन साइकिल देखा था, बहुत सारे साइकिल्स में आपने सल्फर देखा हो, फॉस्फोरस देखा हो, उसमें जीव रोल प्ले करे थे। इनफैक्ट पूरा नाइट्रोजन आपने देखा था, नाइट्रोजन को फिक्सेशन का काम करने, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का काम करने का काम किसने किया था? सूक्ष्म जीवों ने किया। तो जितना ज्यादा वैरायटी वाले होंगे तो इससे क्या होगा? पोषण चक्र उतने अच्छे से संपन्न होंगे। तो पोषण चक्र का बेहतर रूप से संचालन करते बच्चे मृदा का निर्माण करने में मदद करेंगे, मृदा निर्माण एवं मृदा संरक्षण, मृदा निर्माण और मृदा संरक्षण। अगर इकोलॉजिकल सक्सेशन वाला टॉपिक याद हो आपको, पारिस्थितिकी अनुक्रमण, मैंने क्या बोला था? शुरुआत में केवल पत्थर थे, छोटे छोटे आए थे, लाइकेन आया, मॉसिस आए, उन्होंने क्या किया? थोड़ा थोड़ा प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, वो डेड होने लगे, ऑर्गेनिक मैटर मिलने लगा, धीरे धीरे सॉइल डेवलप होना शुरू हो गई, तो मृदा के निर्माण में मदद कर रहे हैं। और फिर मैंने बोला था कोस्टल एरिया में मैंग्रोव्स का रोल बताया था, याद है क्या? कल और परसों, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि सी ग्रास, समुद्री घास, सी वीड कोस्टल एरिया को अपर्दन से बचा रहे हैं, ठीक है, यानी कि वहां पे भूमिचरण नहीं करने दे रहे वो। उसके साथ साथ हमने, अगर आपको याद हो, मैंग्रोव्स के बारे में बताया था, कोस्टल एरिया में आपकी उपजाऊ मृदा को समुद्री लहरों से, सुनामी से सुरक्षा प्रदान करती है, और बहुत सारी मृदा के अंदर ह्यूमस का कंटेंट होता है, ह्यूमस जैव पदार्थ, मृत जैव पदार्थ। तो सॉइल का निर्माण करने में और सॉइल का संरक्षण करने में बायोडाइवर्सिटी काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, अपर्दन को रोक रही है बच्चा। उसके बाद जलवायु को स्थिर रखने में मदद करते हैं, जलवायु को स्थिर रखने में मदद। तो आज आपका प्रॉब्लम क्या है? आज आप कहते हो कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, आज आप बोल रहे हो वैश्विक उष्मन हो रहा है, वैश्विक उष्मन की बात करते हो, आज आप जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हो। ये सब की सब प्रॉब्लम किस वजह से हुई बच्चा? आपके एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस का जो कॉम्बिनेशन है वो बिगड़ रहा है। तो हम जानते हैं जैसे बहुत सारे वृक्ष क्या है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था समुद्र के अंदर जो जैव विविधता क्या है, क्या कर रही है? वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को काफी बड़ी मात्रा में समुद्र में स्टोर कर देती है। तो क्लाइमेट को स्टेबल रखने में, ग्लोबल वार्मिंग के प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में, क्लाइमेट चेंज ना होने में मदद करती है बायोडाइवर्सिटी। बोलो। उसके बाद प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा करती है ये, नेचुरल डिजास्टर से रक्षा है, प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा। जैसे आप बाढ़ से रक्षा करती है बच्चा, बाढ़ हुआ, सूखा हुआ, भूस्खलन हुआ, ओके, सुनामी हुई आदि, चक्रवात हुए, इन आपदाओं से सुरक्षा करती है। 2004 की सुनामी में भारत के पूर्वी तट पे जो मैंग्रोव्स थे, उन्होंने भारत के पूर्वी तट को काफी बचाया था। मैंग्रोव याद है ना? वॉकिंग फॉरेस्ट टू द सी, ओशनिक रेन फॉरेस्ट, हाँ, विविपैरिटी जिसमें मिल रही थी, है ना, ब्लाइंड रूट्स जिनके अंदर मिल रही थी, स्टिल्ट रूट्स जिनके अंदर मिल रही थी, उसी की बात कर रहा हूं। हाँ, आज तक आपने जो जो पढ़ा सब इसी में आएगा बच्चा। उसके साथ बच्चा बहुत सारा फूड रिसोर्स है बच्चा, खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं ये, खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं। आज आप और हम जो खा रहे हैं बच्चा, वैरायटी ऑफ फूड है भाई। आज आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वेजिटेबल्स खाते हो, डिफरेंट डिफरेंट, मैं इंसानों की बात कर रहा हूं, जानवरों की तो बात अलग है। डिफरेंट टाइप का वेजिटेबल, डिफरेंट टाइप का फ्रूट्स, डिफरेंट टाइप्स के ग्रेन्स खाते हैं, गेहूं, चावल, बाजरा, रागी, मक्का, सब कहां से है? सब नेचर का ही तो दिया हुआ है बच्चा हमें, ये सब नेचर का दिया हुआ है। तो इंसान हो या इस पृथ्वी पर कोई भी जीव हो, फूड कौन दे रहा है? बायोडाइवर्सिटी की वजह से आ रहा है, ठीक है। चलो, उसके बाद क्या है? बहुत सारी मेडिसिन मिल रही है बच्चा,
औषधीय संसाधन, बहुत सारे। आप उसके बाद आप जितना भी नेचर लवर हो, भाई एक चीज बताओ, हम में से जितने ज्यादातर नेचर लवर है, हमारा जितना टूरिज्म है, टूरिज्म सारा किस पे बेस्ड है बताओ? पर्यटन किस पे बेस्ड है? पर्यटन किस पे बेस्ड है? पर्यटन या मनोरंजन। भाई जिसको समुद्र पसंद है वो कोस्टल एरिया पे जाएगा, जिसको पहाड़ पसंद है वो हिमालयास में जाएगा, जिसको पठार पसंद है मध्य भारत में जाएगा, जिसको डेजर्ट में जाना है वो राजस्थान में जाएगा, जिसको प्लेन एरिया पसंद है वो गंगा के मैदान में जाएगा। तो पूरा का पूरा टूरिज्म हमारा किस पे बेस्ड है बच्चा? नेचर बेस्ड है। और जब आप हिमालय में जा रहे हो, हिमालय क्यों पसंद है? सिर्फ पहाड़ की वजह से थोड़ी ना पसंद है। हिमालय में जाते हो, डिफरेंट डिफरेंट आपको वेजिटेशन देखने को मिलती है, डिफरेंट ट्रीज देखने को मिलते हैं, डिफरेंट फॉरेस्ट लाइफ देखने को मिलती है, डिफरेंट क्लाइमेट देखने को मिल रहा है। वो सब का सब किसकी वजह से है? बायोडाइवर्सिटी की वजह से। और आप पहाड़ों पे जाते हो, किसी समुद्र के किनारे पे जाते हो, देखते हो अरे वाओ, मुंह से जो वाओ निकलता है, किसको किस वजह से? वो जो सीनिक ब्यूटी है, वो जो खूबसूरती है, उस खूबसूरती को बनाने में आपकी बायोडाइवर्सिटी का रोल है। बोलिए, बात आई इतनी समझ में आपको? यस, नेचर की वजह से बच्चा। तो बायोडाइवर्सिटी अब आपको समझ में आ रहा है कि बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे क्लाइमेट से रिलेट होती जा रही है। क्लाइमेट भी बायोडाइवर्सिटी को इंपैक्ट कर रहा है। हर क्लाइमेटिक कंडीशन में डिफरेंट टाइप का बायोडाइवर्सिटी आएगा। 40 डिग्री सेल्सियस पे डिफरेंट टाइप का वेजिटेशन है, 30 डिग्री सेल्सियस पे डिफरेंट टाइप का वेजिटेशन है, 10 डिग्री सेल्सियस पे अलग है। जहां 200 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है वहां अलग है, जहां 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां की बायोडाइवर्सिटी अलग है, जहां 50 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है वहां की अलग है, जहां की मृदा उपजाऊ है वहां का डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी है, जहां की मृदा कम उपजाऊ है उधर का बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट है, जहां ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है वहां की मृदा भी ज्यादा अच्छी है, जहां जितनी अच्छी बायोडाइवर्सिटी है वहां का क्लाइमेट उतना ही अच्छा है। ये तीनों बच्चा क्या है? इना मीना का गाना समझ गया ना? इना मीना का ऐसे कुछ पुराना है ना, बायना मारी का रम पम पम परम पम पम, ये बिल्कुल वही है। बताओ बच्चों, समझ में आया आपको ये? तो ये जल, भोजन, डिफरेंट वेजिटेबल्स, डिफरेंट फ्रूट्स, ठीक है, बहुत सारा हमें और भी उत्पाद मिल रहा है इनसे। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि जब तक इंपॉर्टेंस नहीं पता होगा तब तक हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाना क्यों है, ये बात समझ में नहीं आई हमें। अभी और चलो, बायोडाइवर्सिटी के द्वारा बहुत सारी, ये तो सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है। अब बायोडाइवर्सिटी के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं है ना? बायोडाइवर्सिटी या इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं, अब थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में बच्चा जीव भी तो है ना? पारितंत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं, पारितंत्र के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं, सर्विसेज बाय प्रोवाइडेड बाय इकोसिस्टम या बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, सबसे चार तरह की सेवाएं दी जाती है बच्चा। पहली सेवा है प्रोविजनिंग सेवा, प्रोविजनिंग सर्विसेज, प्रावधान सेवाएं, सबके बारे में बात करेंगे। दूसरी है बच्चा रेगुलेटिंग सर्विसेज, जिसको हम बोलते हैं विनिमय सेवाएं। तीसरी है बच्चा कल्चरल सर्विसेज, कल्चरल सर्विसेज, सांस्कृतिक सेवाएं। और सपोर्टिंग सर्विसेज, जिसको हम बोलते हैं सहायक सेवाएं। ये चार प्रकार की सेवाएं हमें बच्चा इकोसिस्टम देता है या बायोडाइवर्सिटी दे रही है। चार प्रकार की सेवाएं है ये, 4 टाइप्स ऑफ सर्विसेज है। ठीक है, 4 टाइप का सर्विसेज दे रहा है बच्चा। पहला, आपको नेचर से जो भी बेनिफिट मिल रहे हैं, प्रोविजनिंग सर्विसेज, प्रावधान सेवा, प्रकृति से आपको या जीवों को, है ना, जीवों को, आपको, इंसान को, ठीक है, जो भी लाभ मिलते हैं, जो जो भी लाभ मिलते हैं, वो सब के सब प्रावधान सेवाएं हैं। अब बताओ, प्रकृति से आपको क्या क्या मिलता है? क्या क्या मिलता है प्रकृति से? क्या क्या मिल रहा है आपको? आप बोलो सर, पीने का पानी। पीने का पानी कहां से आया? नेचर की वजह से ही आया। पीने का पानी मिला, मिला। भोजन मिला, मिला। औषधि मिली, मिली। और क्या क्या मिल रहा है? चलो बताओ, और क्या क्या देता है नेचर आपको? देखते कौन कौन बच्चा बताएगा। हैबिटेट मिला, आवास, यस, पर्यावास मिला आपको। लकड़ी मिली आपको, नेचर से मिली। ईंधन कहां से आया? नेचर से आया। चाहे वो क्रूड ऑयल हो, वो कहां से आया? क्रूड तेल प्रकृति ने दिया। नेचुरल गैस प्रकृति ने दी। प्राकृतिक गैस, ये सब कौन दे रहा है आपको? नेचर दे रहा है। तो इस नेचर से हमें जो भी बेनिफिट मिलते हैं, इकोसिस्टम से हमें जो भी मिल रहा है, सब का सब प्रावधान करके दिया है नेचर ने। नेचर ने हमारे लिए व्यवस्था करके दी है, प्रावधान सेवाएं बोलते हैं हम इसको। हाँ, एटमॉस्फेयर है, फ्रूट्स है, जो भी है, गुलाब का फूल, यस, नेचर का दिया हुआ है। ये जो कागज है ना, कागज, अरे कागज है ना जिसपे आप लिखते हो, किससे आया? उसका कहां से आया? पेड़ पौधों से बच्चा। उसका जो कागज जिस पे आप लिख रहे हो, ये किससे बनाया बच्चा? ये फैक्ट्री में बनाया, लेकिन इसका रॉ मटेरियल कहां से आया? पेड़ पौधों से आया है।
हाँ, कपड़े नेचर, बहुत सारा कपड़ा कहां से आया? नेचर से। कॉटन जो पहनते हो, अरे ये टी शर्ट पहना है कॉटन का, कहां से आया? नेचर ने दिया। रेशम पहन रहा हूं, कहां से आया? नेचर ने दिया। रेशम को उत्पन्न करने वाले बहुत सारे कीड़े होते हैं, सब नेचर ने दिया। लिखो यहां पे, आपको कपड़ा दिया है ना, पेपर दिया, सब कौन दे रहा है? नेचर दे रहा है आपको। एवरीथिंग, ये सारा प्रावधान। आज बिजली जल विद्युत का उत्पादन कर रहे हो, नेचर के पास, नेचर ने जल ना दिया होता तो कहां से बिजली उत्पादन कर लेते? बताओ, सूरज ना होता तो कहां से आप सोलर लाइट बना लेते? प्रकृति ने आपको वायु दी है तो विंड आपने मिल स्थापित करके पवन ऊर्जा बना लिया आपने। सब कुछ नेचर का ही दिया हुआ है, इंसान भूल गया है नेचर को, तभी उसको मां बोलते हैं, देती है सिर्फ वो। क्रूड ऑयल लिखा है बच्चा, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल, CRUDE, क्रूड ऑयल है ये, सब नेचर का दिया हुआ है। फिर रेगुलेटिंग सर्विसेज, पारितंत्र या जैव विविधता, अगर मैं कहूं पारितंत्र या जैव विविधता, बहुत सारी घटनाओं को रेगुलेट करता है, बहुत सारी प्राकृतिक घटनाओं को रेगुलेट करता है। बताओ कैसे? आप एक चीज बताओ, पौधों के अंदर परागन कहां से हो रहा है? जैसे आप बोलते हो परागन का काम होता है, परागन में कौन रोल प्ले कर रहा है? जैव विविधता रोल प्ले कर रही है परागन में। अपघटन में कौन रोल प्ले कर रहा है? अगर मैं कहूं अपघटन, अपघटन कौन कर रहा है? नेचर के सफाई कर्मचारी कहां से आए? जैव विविधता की वजह से आए। बोलिए। मैं कहूं जल को शुद्धिकरण का, हमने बार बार कर रहे हैं, जल शुद्धिकरण, जल शुद्धिकरण कौन कर रहा है? बायोडाइवर्सिटी, पढ़ा था ना? वेटलैंड्स क्या करती है? वाटर प्यूरिफिकेशन में हेल्प कर रही है। मैंग्रोव्स क्या कर रहे हैं? उनके अंदर तो नेचुरल प्यूरिफायर लगा हुआ है। तो ये सब क्या है? रेगुलेट, क्लाइमेट को, जलवायु को स्थिर बना के कौन रख रहा है? बताओ, पेड़ पौधे, बायोडाइवर्सिटी। फिर कहते हैं कल्चरल सर्विस, ये क्या है? ये तो हमारे क्या है? भौतिक लाभ है, ये सब भौतिक लाभ है ना? ये गैर भौतिक लाभ है, गैर भौतिक लाभ जो प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं। गैर भौतिक लाभ, आप बताओ, मनोरंजन है ना, नेचर में जाके, है ना, प्रकृति का सौंदर्य पान करते हो आप, सौंदर्य पान कहते हैं ना। कभी कोई खूबसूरत पहाड़ी क्षेत्र देखोगे, बराबर से नदी बहती हुई देखोगे, घास देखोगे, मन करेगा वहीं जाके बैठ जाए, कोई कुछ ना बोले, कुछ ना कहे, सिर्फ बैठे रहे। ये आनंद कहां से आया? ये जो आपको आत्मिक सुख है, जो मानसिक संतुष्टि है, कौन दे रही है? नेचर दे रही है। किसी ने सोचा कभी? भाई सुनो, देखो, इंसान की बनाई गई दुनिया और प्रकृति की बनाई गई दुनिया में आपने कभी सोचा ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर जाके बैठ जाऊंगा, है ना, लाल बत्ती, बहुत सारी कार होगी, वहीं अपनी कुर्सी लगा लूंगा, वहीं मैं ध्यान लगाऊंगा, ओम यूपीएससी सिलेक्शन भवा, नहीं बोलोगे ना ऐसे? हे वाहिगुरु, है ना, हे अल्लाह, हे ईश्वर, बोलोगे ट्रैफिक सिग्नल पे जाके? कोई हाथ में 4 रुपए रख के चला जाएगा, बोलेंगे भैया इसको कहीं, है ना, भाई इसको पैसे की जरूरत है, भाई पैसे दो। तो प्रकृति देती है आपको सेटिस्फेक्शन। ठीक है। आपकी संस्कृति, सांस्कृतिक विकास में किसका रोल है? सांस्कृतिक विकास में किसका रोल है बच्चा? बताना जरा, सांस्कृतिक विकास। आप बताओ, पीपल के पेड़ की पूजा करते हो? पीपल के पेड़ की पूजा कर रहे हो या नहीं कर रहे? नाग पंचमी बना रहे हो या नहीं बना रहे? नाग पंचमी बना रहे हो? अरे नाग नहीं होता तो नाग पंचमी किसकी बनाते? तुलसी की पूजा कर रहे हो, एटसेट्रा। बोलो, नीम की पूजा कर रहे हो, पीपल की पूजा कर रहे हो, नाग देवता की पूजा कर रहे हो, ये सब आपके क्या है? कल्चरल वैल्यूज है। कितना सारा संगीत है ना, कितना सारा संगीत, संगीत कला का विकास, नृत्य कला का विकास, है? मोरनी जैसी चाल, मोरनी जैसा डांस बोलते हैं ना, ओके। संगीत कला आया, कितना सारा म्यूजिक। आप देखो बच्चा, बहुत सारी बॉलीवुड की, हॉलीवुड की मूवीज देखो, बहुत सारा जो म्यूजिक है हमने नेचर से लिया है। बहुत सारी साउंड्स वो नेचर से लिए। बहुत सारी साउंड, जैसे नदियों की साउंड है, जंगल में जाके देखोगे बहुत सारे पक्षी डिफरेंट डिफरेंट तरह का म्यूजिक निकालते हैं, आवाज निकालते हैं, उससे हमने म्यूजिक ड्राइव किया है। नृत्य है, वृक्ष झूम रहे हैं, बहुत सारे पक्षी नेचुरल डांस करे, वहां से हमने डांस स्टेप लिए है। वो इन दिनों बड़ा एक स्टाइल चल रहा है ना, वो इन दिनों स्टाइल चल रहा है, कोई आपका फोटो खींचो तो एक पैर ऊपर उठा लेते हो, अरे है नहीं क्या, वो फोटो खींचते एक पैर ऊपर उठा लेते हैं, अरे एक पैर तो जमीन पे रखा है और दूसरा जूता ऐसे कर लेते हैं, देखो एक पैर तो जमीन पे ऐसे रहता है, दूसरा ऐसे उठा लेते हो। ये स्टाइल कहां से आया? ये गोडावन पक्षी का स्टाइल है, देखना कभी। गोडावन जानते हो ना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको बोलते हैं, उसका स्टाइल है भाई ये। वो एक पैर ऐसे रखती है, जब खड़ी होती है दूसरा पैर स्टाइल में ऐसे कर लेती है, हमने उससे सीखा ये। हाँ, समझ गए? सब नेचर दे रही है, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम। कल्चरल सर्विसेज है ये। नेक्स्ट आ गई आपकी सपोर्टिंग सर्विसेज। ये क्या करता है? बहुत सारी प्राकृतिक क्रियाओं को संपन्न होने में मदद करता है। भाई आप जरा बताना, मैं अगर कहूं सॉइल फॉर्मेशन एक नेचुरल प्रोसेस है क्या? मृदा निर्माण,
मृदा निर्माण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन क्या सिर्फ भौतिक घटक से मृदा का निर्माण हो जाएगा? क्या उसमें जैविक क्रियाएं काम नहीं कर रही? क्या पारितंत्र रोल नहीं प्ले कर रहा? सपोर्टिंग है ना, सहायक सेवा दे रहा है वो। मेन हीरो अगर अपर्दन और अपक्ष है तो सपोर्टिंग है ना, जॉनी लीवर, ब्रह्मानंद, ये है। सर आप अपने हेयर का राज बता दीजिए, कौन से हेयर, कौन से हेयर है? अच्छा इनकी बात पूछ रहे हो क्या? इनमें क्या राज बताना है भाई? पोषण चक्र, पोषण चक्र, प्रकाश संश्लेषण आदि, ये सब सर्विस सर्विसेज है बच्चा। इनका मैं शॉर्ट कॉर्ड बनाता हूं, जैसे इसको आप पी बोल दोगे, इसको आप आर बोल दोगे, इसको आप एस बोल दोगे, सी बोलेंगे, सी बोलेंगे, और इसको एस बोलेंगे। आर पी एस सी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है। दिस इज रेगुलेटिंग सर्विसेज, प्रोविजनिंग सर्विसेज, सपोर्टिंग सर्विसेज एंड कल्चरल सर्विसेज। सर आपके हेयर अच्छे हैं काले काले। क्वेश्चन क्या है प्रदीप जांगिड़, बताओ तो सही बच्चा। प्रदीप आपका क्वेश्चन क्या है? आरपीएससी मतलब ये कोड बनाया, वैसे तो पीआरसीएस है, वैसे याद नहीं रहेगा। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन तो नहीं है। रेगुलेटिंग वो तो है, लेकिन आप तो यूपीएससी वाले हो। रेगुलेटिंग सर्विसेज, प्रोविजनिंग सर्विसेज, सपोर्टिंग सर्विसेज एंड कल्चरल सर्विसेज। क्या पूछ रहे हो बच्चा? आपके एक दो कमेंट। स्पीसीज और वैरायटी में क्या डिफरेंसेस होता है बच्चा? ओहो, नस्ल। जैसे डॉग एक स्पीसीज है बच्चा, डॉग क्या है? कुत्ता अपने आप में एक स्पीसीज है, लेकिन डॉग की बहुत सारी नस्लें हैं। लेब्राडोर है, जर्मन शेफर्ड है, हस्की है, पिटबुल है, पमेरियन है, अपने गांव का देसी वाला भी है। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ गई, इतनी तो बातें आपको समझ में आ गई। इसका मतलब अब एक चीज बताओ, अगर दुनिया भर में हम ये कह रहे हैं कि जैव विविधता का तेजी से क्षरण हो रहा है, सुनो प्रॉब्लम क्या है। अब हमें पता चला कि पिछले 100-150 सालों में, लास्ट है ना, अब इशू क्या है, लास्ट 100 से 150 ईयर्स में हमने बायोडाइवर्सिटी का तेजी से विनाश किया है। तो तेजी से विनाश कर दिया, तो इसका मतलब जो ये सर्विसेज दे रहा था बच्चा, ये सर्विसेज देना बंद करेगा। आप एक चीज बताओ, पिछले 100 से 150 सालों के अंदर हमने बायोडाइवर्सिटी को बहुत तेजी से लॉस किया है। इट मींस बायोडाइवर्सिटी हमें जो सर्विसेज दे रहा था वो सर्विसेज देना बंद हो जाएगा। ठीक है, हमने समुद्र की बहुत सारी, एक्वेटिक इकोसिस्टम की बहुत सारी स्पीसीज विलुप्त हो गई, स्थलीय पारितंत्र की भी बहुत सारी स्पीसीज विलुप्त हो गई। वैसे मैं आपको एक बात कहूं, स्पीसीज प्राकृतिक रूप से भी विलुप्त होती है, समझ गए? बहुत सारी, जैसे डायनासोर कभी था और आज नहीं है, आपने और मैंने तो नहीं मारा डायनासोर को पकड़ पकड़ के, नहीं मारा ना। नेचुरली स्पीसीज क्या होती है, विलुप्त हो जाती है, लेकिन उनका जो नेचुरल तरीके से विलुप्त होने का रेट होता है, रेट मतलब दर, भाई प्राकृतिक रूप से, मैं कहूं प्राकृतिक रूप से बायोडाइवर्सिटी कम होती है, लेकिन वो हुई 10,000 सालों में, 20,000 सालों में, 1 लाख साल में। मैं कहूं कितना लाख साल में हुआ, वो 1 लाख साल में जाके कम होता है, 1 लाख वर्षों में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। कहते लेकिन इंसान की वजह से क्या हो गया, इंसान ने वो काम जो लाखों वर्षों में होता, प्राकृतिक रूप से जो काम लाखों वर्षों में होता, करोड़ों वर्षों में होता, हजारों वर्षों में होता, हमने कुछ ही सालों में कर दिया। मतलब नेचुरली जिस चीज को होने में 1,000 साल लग रहे थे, इंसान ने 10 साल में वो काम कर दिया। तो हमने नेचर को डिस्ट्रॉय करने की रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दी। कारण क्या है? वही आर्थिक विकास है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ। हमें नई जमीनें चाहिए, हमें खेती के लिए जमीन चाहिए, लोगों का पेट भरना है तो जंगल काटने शुरू कर दिए। हमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करनी है, हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया तो हमने बहुत सारे अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रदूषित करना शुरू कर दिया। ठीक है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी का तेजी से विनाश हुआ है लास्ट 150 ईयर्स के अंदर। तो अब हमने क्या किया? ठीक है, यूएनईपी नामक एक संस्था के बारे में पता किया होगा आपने, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। यूएन की एक संस्था है बच्चा, ये है ना यूएनईपी, जो 1972 का जो पृथ्वी स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था पर्यावरण के ऊपर। अभी वो सारे सम्मेलनों की कहानी नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगी, इसलिए घबराना मत। ये यूएनईपी कहां से आया, कौन सा स्टॉकहोम, क्या बातें कर रहे हो, वो नेक्स्ट वीक की सारी कहानियां आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, बस अभी एक मान के चलो यूएन की एक संस्था है यूएनईपी। इसने बोला है ना, दुनिया भर के बहुत सारी रिसर्च हो रही है, साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट हुई, बहुत सारी स्टडीज हुई, और स्टडीज होने के बाद हमें ये पता चला कि पिछले 100 सालों में, 150 सालों में, ये लास्ट फ्यू डिकेड्स के अंदर हमने बहुत तेजी से बायोडाइवर्सिटी को लॉस कर दिया है। तो क्या हमें किसी एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की रिक्वायरमेंट है? तो इसने क्या बोला, इसने एक एड हॉक वर्किंग ग्रुप कमेटी को एस्टेब्लिश किया। वर्किंग ग्रुप कमेटी यूएनईपी ने बनाई, एक तदर्थ, एड हॉक का मतलब क्या होता है, तदर्थ कार्यकारी समूह, समूह समिति। ये समिति का क्या काम था? इस समिति को ये बताना था क्या हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी सम्मेलन करने की जरूरत है, जिसमें हम हर साल दुनिया भर के देशों को बुलाए और उनको बोले कि भाई देखो बायोडाइवर्सिटी का कितना लॉस हो रहा है। ये काम किसको सौंपा गया था? इस एड हॉक वर्किंग ग्रुप को काम दिया बच्चा हमने। यहां तक कोई समस्या किसी को, बताइए।
सर जैन और बौद्ध के लिए हम क्या पढ़े बता दीजिए बच्चा, हिस्ट्री में क्या बोलूँ, है ना, मेरा डोमेन नहीं है। फिर तो ये जो एड हॉक वर्किंग ग्रुप बना था ये 1988 में बना था, और फिर बात आई 1992, बीच में बहुत सारे और दौर चलते रहे और बहुत सारी मीटिंग होती रही 4 सालों के अंदर, और 1992 में एक हुआ था बच्चा रियो अर्थ समिट, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन। समिट का मतलब होता है शिखर सम्मेलन, ठीक है, शिखर सम्मेलन है ये, जिसमें दुनिया भर के बहुत सारे देश आए, और बहुत सारे समय ऐसा आ गया था कि भैया कि ये जो प्रॉब्लम है ना बच्चा, ये वाली जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी, ये वाली जो प्रॉब्लम बताई थी त्रिकोण वाली, ट्राइंगल था, जिसमें बायोडायवर्सिटी का प्रॉब्लम था, लैंड डिग्रेडेशन का प्रॉब्लम, बायोडायवर्सिटी लॉस का प्रॉब्लम था, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा था बहुत तेजी से, और उसके साथ साथ यहां पे क्लाइमेट चेंज का इश्यू भी आ गया था। क्लाइमेट चेंज, हमने दुनिया भर में बहुत तेजी से अपने फॉरेस्ट को कट करना शुरू कर दिया था, है ना, फॉरेस्ट का विनाश किया बहुत तेजी से, ठीक है, हमने अपने समुद्र का या समुद्री संसाधनों का निर्मम दोहन किया, मतलब है ना, बिल्कुल बहुत कठोरता से हमने दोहन करना शुरू कर दिया था, कुछ इश्यूज आने लगे थे, और उस इश्यूज पे ये बात भी समझ में आ गई थी दुनिया भर के सारे देशों को और दुनिया भर के साइंटिस्ट को कि अगर आज अमेरिका या आज यूरोप चाहे कि मैं दुनिया की क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को, मैं दुनिया की बायोडायवर्सिटी लॉस की प्रॉब्लम को, मैं दुनिया की लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को अकेला सॉल्व कर सकता हूं, तो ये बहुत ही गलत सोच है, क्योंकि ये दुनिया भर के सारे संसाधन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पूरी दुनिया का एटमॉस्फेयर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ओके, पूरी दुनिया का समुद्र एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे जैव विविधता, पर्यावरण, वायुमंडल, जमीन की रक्षा अकेले के दम पे नहीं की जा सकती, दुनिया भर के सारे देशों को एक साथ आना पड़ेगा। तो इसी के लिए 1992 में रियो अर्थ समिट हुआ, ठीक है, इससे पहले भी 20 सालों में बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो कहानियां नेक्स्ट वीक बताऊंगा मैं आपको। तो इस रियो अर्थ समिट में बोला गया कि भाई हमें जैव विविधता के ऊपर एक संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन लाने की जरूरत है, एक संधि बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें देशों को बोलेंगे कि आओ भाई दुनिया की जैव विविधता को प्रोटेक्ट करो। तो यहाँ 1992 में अर्थ समिट हुई, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुई थी बच्चा, ये ब्राजील, इसी को पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी आप जानते हो, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या किसी को बताना, यहाँ तक किसी को किसी तरह की कोई समस्या है क्या, बोलो, किसी तरह की समस्या, पढ़ने वाले भी है क्या भाई क्लास में, पढ़ने वाले हो तो जवाब दे दो। हाँ ये बाकियों की तो कुछ और ही चल रहा है, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, बाकियों का तो कुछ और ही चल रहा है, पढ़ने वाले जो है वो तो जवाब दे दो। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, फिर हुई एक कन्वेंशन आई 29 दिसंबर दो 1993 ओके, 1993 में बच्चा वो लागू हुआ, ठीक है। बात कब शुरू हो गई थी, 1992 में, लागू कब हुई, लागू कब हुई, 29 दिसंबर 1993। नाम है उसका यूएनसीबीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता पर, हिंदी में लिखेंगे इसको, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, ठीक है। ये कन्वेंशन आई बच्चा कि अब ये कन्वेंशन है, ये क्या काम करेगी, देखो दुनिया भर में जितनी भी कन्वेंशन आए बच्चा, याद रखना एक बेसिक प्रिंसिपल बता रहा हूं, चाहे वो बायोडायवर्सिटी के लिए कन्वेंशन आए, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के लिए कन्वेंशन आए, चाहे लैंड डिग्रेडेशन के लिए कन्वेंशन आए, कोई भी कन्वेंशन मानव को ये नहीं बोलेगी कि हम उस संसाधन का इस्तेमाल ना करें। मतलब अगर हम यूएनसीबीडी लेके आए हैं, बायोडायवर्सिटी लॉस को बचाने के लिए हम कोई कन्वेंशन लेके आए हैं, तो इसमें ये बिल्कुल नहीं बोला जाएगा कि इंसान बायोडायवर्सिटी का इस्तेमाल नहीं करेगा, हम प्रकृति का हिस्सा है, क्या हम इस्तेमाल करेंगे लेकिन उस प्रकार से करेंगे कि उसका विनाश ना हो जाए, उतना तेजी से नहीं करेंगे कि वो समाप्त हो जाए, यानी कि इस्तेमाल करो बायोडायवर्सिटी का, लैंड का, क्लाइमेट का, सबका, लेकिन सस्टेनेबल रूप से, तरीके से। बोलिए, बोलो बच्चा। और ये बोला गया कि इन समय समय पर हर दूसरे साल, है ना, समय समय पर जैव विविधता के मुद्दे को लेकर दुनिया भर के देश बैठेंगे और मीटिंग करेंगे, जिसको हम नाम देंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पार्टी से मतलब यहां देश से है बच्चा, अंतरराष्ट्रीय संधियों में, प्रोटोकॉल्स के अंदर पार्टीज का मतलब देश है, कौन उसके अंदर पक्षकार है, तो पक्षकार कौन होते हैं, देश रिप्रेजेंट करता है। तो समय समय पर हमारी बैठकें होगी, मीटिंग होगी, जिसमें हम बायोडाइवर्सिटी के मुद्दों पर डिस्कस करेंगे। तो ऐसे आपको देखने को मिलेगा यूएनसीबीडी कॉप 1, ठीक है, यूएनसीबीडी कॉप 2, है ना, ऐसे चलते चलते आप यूएनसीबीडी कॉप 16 तक आ गए, आप कॉप 16, ठीक है। ये सारी की सारी किस पे बच्चा, बायोडाइवर्सिटी पे है। आपने करंट अफेयर में पढ़ा होगा, सर जी हमने तो यूएनएफसीसी, इसका तो हमने कॉप 28 पढ़ा था अभी, है ना, कॉप 29 पढ़ा था, आप बता रहे हो कॉप 16, ये क्या फर्क है, समझो बच्चा। उससे पहले देखना क्या लिखा है, वो किस पे है,
जो आप 28 की बात कर रहे हो या जो आप 29 की बात कर रहे हो, किस पे है? वो क्लाइमेट चेंज पे कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। याद रखना। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, इसके कन्वेंशन अलग चल रहे हैं, इसके सीओपी अलग चल रहे हैं, इसके सीओपी अलग चलेंगे, इसके कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अलग चलेगी। बात आगे समझ में? तो कहीं आपको कॉप 14 देखने को मिल रहा है, कहीं कॉप 16 देखने को मिल रहा है, कॉप 28 29 देखने को मिल रहा है, कहीं कॉप 16 देखने को मिल रहा है समाचारों में, चर्चा में। तो सबके अलग अलग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कि दुनिया भर के देश आपस में मीटिंग करके बायोडाइवर्सिटी वाले अलग मुद्दे हैं, क्लाइमेट चेंज वाले अलग मुद्दे हैं, मरुस्थलीकरण वाले अलग मुद्दे हैं। बताना मुझे ये। तो कंफ्यूज नहीं होना, इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना बच्चा, ध्यान रखना कि सर कहीं तो कॉप 28 लिखा मिलता है, कभी कॉप 16 लिखा, तो कॉप 16 जैव विविधता वाला है बच्चा, और कॉप 29 क्लाइमेट चेंज वाला है। जैव विविधता वाला 2 साल में एक बार हो रहा है, और जलवायु परिवर्तन वाला हर साल हो रहा है। ठीक है, सर उसके 16 हुए, उसके 30 होने वाले, क्यों? वो 2 साल में होता है, वो हर साल होता है। इसमें कंफ्यूजन नहीं रखेंगे बच्चा। ठीक है, आज अगर देखें बच्चा, आज अगर हम कॉप में देखें, टोटल कितना मेंबर कंट्रीज है, यूएनसीबीडी का मेंबर कंट्रीज कितनी है, मतलब इस यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कितने देशों ने समर्थन दिया है। असली मुद्दा यह है कि आप ये बायोडाइवर्सिटी को लेके एक कन्वेंशन लेके आए यूएन की, कितने देश है बच्चा इसमें? तो यूएनसीबीडी की टोटल पार्टीज कितनी है? यूएनसीबीडी आज है बच्चा टोटल 196 कंट्रीज है। ठीक है, टोटल 196 है, 196 है, एक दो यूनियन भी है इसमें, है ना, इसलिए मैंने कंट्रीज हटा दिया। ओके, कुछ ग्रुप्स भी है इसके अंदर, तो टोटल 196 है बच्चा। दुनिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट देश जिसको होना चाहिए था वो इसमें नहीं है। कौन नहीं है इसके अंदर? यूएसए नहीं है। यूएसए कहता है ना, मैं इसको अनुमोदित नहीं करता, अनुमोदित नहीं करूंगा, अनुमोदित नहीं करूंगा। किसको? यूएनसीबीडी को। तो क्यों नहीं करेगा भाई? दुनिया का एक इतना बड़ा खिलाड़ी, दुनिया का सबसे पावरफुल देश, वो कहता है मैं यूएनसीबीडी को नहीं मानता। अब सवाल मन में पैदा उठना चाहिए, क्यों भाई, तेरे को क्या तकलीफ है? ट्रंप हुआ, क्या दिक्कत है? ट्रंप हुआ, ठीक है, तो ट्रंप को क्या, ट्रंप हुआ या उससे पहले और भी जो भी थे, क्या दिक्कत है अमेरिका को? हाँ, अभी ट्रंप है तो ट्रंप हुआ बोलेंगे, क्या दिक्कत है बताओ? अमेरिका की क्या तकलीफ है? देखो, अगर अमेरिका इस संधि के अंदर ऐसे कुछ प्रोविजन है बच्चा, जो कल की क्लास में आपको मैं समझाऊंगा, अगर अमेरिका इस संधि को मान लेता है, ठीक है, ये कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। कानूनी रूप से बाध्यकारी का मतलब एक बार अगर अमेरिका ने बोल दिया कि हाँ मैं मानता हूं, तो अमेरिका को कानूनी रूप से इसको मानना पड़ेगा। अमेरिका दुनिया में उन देशों में से है, शायद नंबर 1 पोजीशन में होगा, जहां की बायोटेक की कंपनीज है, बायोटेक समझ गए ना, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनीज है, जो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज पे रिसर्च कर रही है, समझ गए ना, बहुत सारे जीवों के ऊपर रिसर्च, बहुत सारे प्लांट्स के, ट्रीज के ऊपर रिसर्च कर रही है, बहुत सारे मेडिसिन बना रही है दुनिया की कुछ गंभीर बीमारियों के इलाज करने के लिए, या कुछ नेचर से उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ सीखने को मिल रहा है, उस पर वो रिसर्च कर रही है। उस मामले में अमेरिका बहुत आगे है। तो अमेरिका अगर इस संधि में आ जाता है, तो अमेरिका की बायोटेक कंपनी को अपनी जो रिसर्च कर रहे हैं वो बाकी सारे देशों को शेयर करनी पड़ सकती है। अमेरिका बोलेगा मैंने लाखों अरबों करोड़ों रुपए लगा के इस नॉलेज को गेन किया है, ये मेरी बौद्धिक संपदा है, इसको मैं फ्री में देशों को नहीं दे सकता। तो अमेरिका की बायोटेक कंपनीज को डर है, बड़ी बड़ी कंपनीज, अगर ऐसा हुआ तो हमारी सारी रिसर्च हमें बाकी देशों को शेयर करनी पड़ सकती है। तो पहली समस्या क्या है? अमेरिका का पहला मुद्दा क्या है? अमेरिका का पहला मुद्दा यूएसए, पहला कंसर्न क्या है? यहां की बहुत सारी बायोटेक कंपनीज है बच्चा, बायोटेक कंपनीज को अपने रिसर्च को शेयर करना पड़ सकता है। दूसरा दूसरा अमेरिका क्या है? विकसित देश है, यूएसए एक बच्चा विकसित देश है, और दुनिया के बहुत सारे देश विकासशील देश है, गरीब मुल्क है। अमेरिका अगर यूएनसीबीडी की बात करता है, देखो विकसित देश है, ये बोलता है चलो मैंने यूएनसीबीडी पे सिग्नेचर कर दी, अगर अमेरिका कहता है ठीक है लो मैंने कर दी, अब यूएनसीबीडी पे सिग्नेचर करने का मतलब है कि अमेरिका का भी दायित्व है कि पूरी दुनिया में जैव विविधता को बचाया जाए, और अमेरिका सबसे पावरफुल देश, सबसे अमीर देश, तो अमेरिका को डर है कि जैव विविधता के नाम पे दुनिया के गरीब मुल्क, भूखे मुल्क मुझसे मदद मांगने के लिए आ जाएंगे, और अगर मैं मदद नहीं करता तो क्या होगा कि अमेरिका जैव विविधता का संरक्षण नहीं करना चाहता, तो अमेरिका नहीं चाहता कि बेफालतू का उसके ऊपर आके बर्डन पड़े। तो इस पे अगर साइन कर देता है, का अर्थ होगा कि यूएसए को गरीब देशों की मदद करनी होगी, मदद करनी होगी, किस चीज के लिए? बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, अननेसेसरली क्यों मैं गरीब भूखे देशों को, ये ऐसे ही पैसा मांगते रहते हैं, अब फालतू में बायोडाइवर्सिटी के नाम पे पैसा मांगेंगे मुझसे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चा, एक और इंपॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट है, बोलो। अगर अमेरिका, है ना, अमेरिका अगर इस पे साइन कर देता है तो बहुत सारे पर्यावरणीय नियम यूएसए पर लागू हो जाएंगे। अमेरिका चाह के भी, है ना, अमेरिका चाह कर भी जो आज वो बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा रहा है, बड़े बड़े देश ही तो देखो कितने चालू देश है, कितने होशियार है दुनिया में। अच्छा एक चीज बताओ, भारत तो आजादी 1950 में हुआ, 1947 में, सॉरी 1947 से 2025 साल कितने हुए? 70 75 साल हुए, हमें 78 साल हुए, चलो हमने तो अभी किया ही क्या है, ये देश तो 17वीं सेंचुरी से करते आ रहे हैं,
पूरी 18वीं शताब्दी इन्होंने क्या किया, शोषण किया, पूरी 19वीं शताब्दी नेचर का शोषण किया, पूरी 20वीं शताब्दी में इन्हीं के सारे करे धरे हैं। और आज ये बड़े होशियार बन रहे, आज ये कहते क्लाइमेट चेंज हो गया भैया, ओ भैया बायोडाइवर्सिटी हो गई। अरे तो हमने कौन सा किया भाई, हम तो पैदा ही अभी हुए हैं। तो अमेरिका यूरोप के ऊपर ऐतिहासिक जिम्मेदारी है कि इन्होंने क्लाइमेट चेंज, इनका रोपा गया बीज है, बायोडाइवर्सिटी लॉस इनके द्वारा इस बीज को लेके आया गया, ये प्रॉब्लम रही, रायता इन्होंने फैलाया है, ये लैंड डिग्रेडेशन का रायता इन विकसित देशों का फैलाया हुआ है। और आज ये बोलते हैं विकासशील देश तुम भी आ जाओ, और जब विकासशील देश बोलते हैं हमें मदद करो तो तुम बोलते हो हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे, तुम भूखे, तुम गरीब, कहां से आ जाते हो पैसा मांगने के लिए। अरे भाई तेरा फैलाया हुआ रायता था, हम तो उल्टा तेरे को मदद करना चाह रहे थे, मत कर जा, ट्रंप हुआ कहीं का। समझ गए बात। तो क्या पर्यावरणीय नियम यूएसए पे लागू हो जाएंगे, और ये तो पहले से ही नेचर के शोषक वाले देश है, ये नहीं चाहेंगे। उसके बाद क्या है, यूएसए बचा, यूएसए का टिम्बर इंडस्ट्री, लकड़ी उद्योग है ना जो यूएसए का, जो टिम्बर इंडस्ट्री है, अमेरिकन इमारती लकड़ी का जो इंडस्ट्री है बचा, दुनिया का सबसे पावरफुल इंडस्ट्री में से एक है। ठीक है, टिम्बर इंडस्ट्री, अगर अमेरिका इसको कर देता है, ये जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे ना जाके गर्दन पकड़ लेंगे ट्रंप हुआ की, ओए ट्रंप हुआ, तेरे को चुनाव में हमने इतना पैसा दिया था, चुनाव का पैसा हमसे लेता है और सिग्नेचर तो यूएनसीबीडी पे जाके मारता है, तेरी कैसे हिम्मत हो गई, तेरी सरकार गिरा देंगे हम। मतलब ऐसे पॉलिटिकल फंडिंग कर रहे हैं ये इंडस्ट्री वाले, सरकार बनाने में इंडस्ट्री, पुरानी इंडस्ट्री है बच्चा, लकड़ी उद्योग जो उनका है, तो टिम्बर इंडस्ट्री पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कैसे कर देगा यूएसए सिग्नेचर, बोलिए बताओ, कैसा समझ में आ रहा है आपको या नहीं समझ में आ रहा। अब यहां पे सुनो, अगर यहां पे राहत साहब होते, राहत इंदौरी साहब होते, तो अमेरिका को कैसे समझाने की कोशिश करते, ठीक है, राहत इंदौरी जाने माने शायर, तो राहत इंदौरी को अगर ये जिम्मेदारी दे दी जाती कि भैया तुम टम्पुआ को समझाओ ये कैसे सिग्नेचर करे इस पे, है ना, यूएनसीबीडी पूरी दुनिया मान रही है तुम नहीं मान रही, तो अगर राहत इंदौरी साहब को अमेरिका को समझाने की या टम्पुआ को समझाने की जिम्मेदारी देती तो वो अपने अंदाज में कैसे समझाते, बोलो कैसे समझाते। पूछो, बोलो, इरशाद इरशाद समझाते अभी भाई, बात क्या है, इसको सिग्नेचर कराना है, तो इंदौरी साहब बोलते टम्पुआ को, भाई सुन टम्पुआ, दुनिया भर के सारे देश इकट्ठे हो रहे हैं, तो अपने अंदाज में बोलते कि फैसला जो भी हो, फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो, है ना, भरपूर होना चाहिए। समझ में आ गया, चलो अब भैया कर ले, सिग्नेचर कर दे, अब ये डिसीजन ले लिया है तो अब मंजूर कर, अब इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए, क्या आधा अधूरा खेल खेल रहा है, कभी बोलता है आ जाऊं, कभी बोलता है ना आऊं, ये काम नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक, मजा नहीं आया, हाँ, मतलब कभी बोलता है मैं आ जाऊंगा, कभी बोलता है मैं नहीं आऊंगा, यार आना है तो ढंग से आ, नहीं आना है तो फिर ठीक है। तो अब यूएनसीबीडी और अमेरिका की कहानी हमने देख ली, यूएनसीबीडी का अब नेक्स्ट पड़ाव क्यों लाया गया, उद्देश्य क्या है, यूएनसीबीडी ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, ऑब्जेक्टिव्स क्यों लाया गया, इसके उद्देश्य क्या है, मतलब उद्देश्य, तीन इंपॉर्टेंट उद्देश्य है बच्चा, तीन उद्देश्य बच्चा, पहला उद्देश्य है जैव विविधता का संरक्षण करना, पहला जैव विविधता का संरक्षण करना, पहला उद्देश्य कि पूरी दुनिया में जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हमें बचाना है, पूरी दुनिया की, किसी एक मुल्क की नहीं, सिर्फ विकसित देशों की नहीं और विकासशील देशों की नहीं है। सेकंड कहते हैं जैव विविधता से जितने भी कंपोनेंट है, जैव विविधता के घटकों का सतत उपयोग करना, सस्टेनेबल यूज करना है बच्चा, ये इस्तेमाल करने से नहीं रोकती कन्वेंशन, ये क्या कहते हैं इस्तेमाल करो लेकिन सस्टेनेबली। हाँ, नेक्स्ट क्या है, आनुवांशिक संसाधनों के, आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों का, है ना, न्यायपूर्ण वितरण, न्यायपूर्ण वितरण,
बोलिए, तीनों बात समझ में आई? तीनों पॉइंट समझ में आ रहा है? पहला पॉइंट क्या कहता है? पहले पॉइंट ने क्या किया? बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करनी है पूरी दुनिया भर की। इस कन्वेंशन जो रियो अर्थ समिट में इस कन्वेंशन को लेके आए थे 1992 में, और ये 29 दिसंबर 1993 से लागू हो गई, कानूनी रूप से बाध्यकारी है, याद रखना। इट्स लीगली बाइंडिंग, लीगली बाइंडिंग, लीगली बाइंडिंग है ये। एक बार आपने सिग्नेचर कर दिया तो आपको इसके अंदर जो प्रोविजन किए गए हैं वो मानने पड़ेंगे। वो अलग बात है कि अपने मुल्क के कानून के हिसाब से मानना, जरूरी नहीं कि उसमें जैसा लाइन बाई लाइन लिखा है सेम आप अपने देश में लागू करो। अपने देश की परिस्थितियों को जानो, है ना, अपने देश में विचार विमर्श करो, संसद में लेके जाओ और बोलो कि हम ऐसा कुछ करना है, तो हम अपने देश की परिस्थितियों के हिसाब से लागू करेंगे, लेकिन लागू जरूर करनी पड़ेगी। तो पूरी दुनिया में जैव विविधता का संरक्षण करना, पहला। जैव विविधता के जितने भी कंपोनेंट है आप इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करो बच्चा। आप जेनेटिक डाइवर्सिटी को इस्तेमाल करो, स्पीसी बायोडाइवर्सिटी को इस्तेमाल करो, इकोसिस्टम की बायोडाइवर्सिटी को जैसे चाहे इस्तेमाल करो, लेकिन क्या करना है? सस्टेनेबल करना है। उसके अस्तित्व को संकट ना पड़ जाए, किसके? जीव के अस्तित्व को संकट नहीं होना चाहिए। पता चला पेंगोलिन है ना, पेंगोलिन याद है ना, पेंगोलिन, पेंगोलिन लोगों को पता चल गया पेंगोलिन खाने से सुपर पावर आ जाती है। एक्स पेंगोलिन समझ गया ना, छोटा सा जीव, उसकी अजीब अजीब सी स्कल होती है। लोगों को पता चल गया भैया पेंगोलिन में ना बड़ा यूनिक न्यूट्रिशनल वैल्यू है, तो बेचारे पेंगोलिन वैसे ही कम है, पकड़ पकड़ के, है ना, पकड़ना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। कल को पता चल जाए कि एक्स स्पीसीज के अंदर बड़ा दिव्य गुण है, एस स्पीसीज के अंदर बड़ा दिव्य गुण है, और अगर उस एक्स स्पीसीज को, अगर उसके प्रोडक्ट को आपने खा लिया तो आप अमर हो जाओगे, मार देंगे सारी स्पीसीज को वो। तो कह रहे ऐसा नहीं होना चाहिए, सस्टेनेबल यूज करो भाई। है, अगर आपको लग रहा है ये प्रूवन फैक्ट है, पेंगोलिन में या किसी और स्पीसीज में, किसी प्लांट में कोई ऐसा प्रॉपर्टी है जो वास्तव में ह्यूमंस को बड़ा हेल्प कर सकता है हेल्दी रहने में और न्यूट्रिशन वैल्यू की सप्लाई कर सकता है, तो उसको सस्टेनेबली करना है अपने को। ठीक है। फिर कहता है आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों का न्यायपूर्ण वितरण, है ना, लाभों का उचित व न्यायपूर्ण वितरण है ये, उचित व न्यायपूर्ण वितरण। ये क्या कहानी है? उचित व न्यायपूर्ण वितरण। उचित व न्यायपूर्ण वितरण की कहानी सुनाता हूं, सुना दूं बच्चों? टाइम है क्या अपने पास? हाँ टाइम है, बता दूं? कहानी से सुनोगे या किताबी भाषा में? कहानी से सुनोगे तो मजा आ जाएगा, कहानी से सुनोगे तो दिल खुश हो जाएगा, किताबी भाषा में पढ़ोगे तो लगेगा क्या हुआ, मजा नहीं आया। बोलो कैसे सुनना चाहोगे? हाँ 20 मिनट है, सुना दूंगा। 15 मिनट की कहानी है, 15 मिनट की कहानी है, मेरे पास 20 मिनट है। स्टोरी, यस। आप कितने प्यारे बच्चे हो, है ना, कितने प्यारे बच्चे हो। तो एक बार की बात है, एक बार की बात है, बात बड़ी अच्छी है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इधर दक्षिण अमेरिका, ठीक है। यहाँ अफ्रीका से, अमेरिका से कुछ लोग आए यहाँ पे घूमने के लिए, है ना, घूमने के लिए। दो चार गोरे लोग आए, हाफ पैंट पहन के, कैमरा वैमरा लगा के, कमर पे पिट्ठू बैग लेके, है ना, हे मैन हे गाय, ऐसे ऐसे करते करते वो यहाँ पे कॉन्गो में आ गए। कॉन्गो देश है यहाँ पे, कॉन्गो देश है, कॉन्गो देश में आ गए। अब कॉन्गो के लोग, अफ्रीका का समाज है, पिछड़ा हुआ है, उतना डेवलपमेंट नहीं है। कॉन्गो में रहने वाले देश लोगों का जो स्किन का कलर भी है, क्योंकि वहाँ सीधा सनलाइट पड़ती है, थोड़ा डार्क कम्प्लेक्शन है, ठीक है। ये अंग्रेज यहाँ से आए, गोरे गोरे, है ना, गोरे गोरे, यहाँ से बिल्कुल व्हाइट गोरा अंग्रेज आया, इधर आया कॉन्गो में, कमर पे पिट्ठू बैग टांगे हुए, है ना, कैमरा मस्त, इतना लंबा कैमरा, कैमरा भी इतना ज्यादा, बिल्कुल आदमी जितना लंबा कैमरा, इतना सारा लंबा। और वो बोले कि यार बात की भाई हमें कॉन्गो के अंदर घूमना है। तो कोई मिडिल मैन था, मिडिल मैन कॉन्गो के अंदर किसी गांव के अंदर ले गया, मध्यस्थ जो ले रहा था, बोला जाके गांव के कबीले के सरदार को बोला कि यार कुछ गोरे अंग्रेज आए, देखना चाहते हैं हमारे जंगल को। बोले हमारे जंगल में क्या रखा है? बोले उनका मन है, देख लेने दो, घूम लेने दो। बोला अंग्रेज है, अंग्रेजन भी साथ में, बहुत गोरी है। फिर अच्छा, दो चार उनके बच्चे भी बड़े खूबसूरत, ऐसे बच्चे भी तुमने आज तक नहीं देखे होंगे। कबीले का सरदार खुश, अरे बुलाओ उसको, जंगल ही तो घूमना है, क्या जा रहा है जंगल घूमने में। तो आया अंग्रेज, उसके साथ बहुत सारे इक्विपमेंट थे, उनको नहीं पता था जंगल में रहने वाले लोगों को ये क्या ले रहा है, कैसे ले रहा है। फोटो वोटो खींचा, अंग्रेज आया, जंगल वंगल घूमा, बाद में कबीले के सरदार को बोला मुझे आपके साथ फोटो खिंचानी है ना। उसके कबीले के सरदार को गले लगाया अंग्रेज ने। कबीले का सरदार बोले इतना बुरा आदमी, ये मुझे गले लगा रहा है, ये मेरी फोटो खींच रहा है, मुझे किस कर रहा है, क्या बात है, और मुझे बोल रहा है वाओ वंडरफुल ब्यूटीफुल हैंडसम ब्यूटीफुल जंगल ब्यूटीफुल। ये कह रहे यार क्या बात है, कितने बढ़िया लोग हैं यार ये। इसने बोला अंग्रेज खराब होता है, किसने बोला अंग्रेज गलत लोग है, इतने प्यारे लोग, देवता समान सज्जन पुरुष है ये, कितने निक्के निक्के प्यारे प्यारे बच्चे हैं इनके। तो रहा, बोला कि मैं कुछ महीनों रह सकता हूँ आपके पास, आपके साथ। बोले कितना दिन रहना चाहते हैं? कह रहे 2-4 महीने रहना चाहता हूँ आपके जंगलों में, ऐसे ही बस जंगल घूमने का मन है मेरा। उसने बोला कोई दिक्कत ना, घूमो, सारा जंगल आपका ही है। रोज ना शाम को अंग्रेज के साथ पार्टी चल रही है ना। तो ये सब कुछ चलता रहा चलता रहा चलता रहा, लेकिन अंग्रेज को देख के गांव के कबीले के बंदे के जो सरदार था, उसके मन में एक बात आई कि यार ये देखो कितने पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, ये मेरा टिंगर है, टिंगर समझ गया, मेरा बालक है, थोड़ा पढ़ा लिखा है, इसका पढ़ने का मन करता है। ये अंग्रेज यहाँ से जाएगा ना, मैं इसको बोलूंगा मेरे टिंगर को लेके जा, मेरे बच्चे को लेके जा, इसको भेज देंगे वहां, है ना, पॉल नाम का, कबीले के सरदार के बेटे का नाम है पॉल। तो हो गए 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, अंग्रेज बोला मैं जाना चाहता हूँ, मुझे जो करना था मैंने घूम लिया, जंगल सब कुछ कर लिया। तो बोला भाई व्हाट कैन आई हेल्प यू, है ना, थोड़ा पैसे वैसे भी देने लगा, कन्वर्ट करा के ले गया होगा। उसने कबीले के सरदार ने बोला अंग्रेज इधर आ, यार देख तू मेरा इतना अच्छा दोस्त है, तू मेरा एक काम कर दे। कह यार मेरा ये बालक ना पढ़ने में बड़ा होशियार है, ये इस गांव में तो नहीं पढ़ पाएगा, अच्छी अच्छी बातें भी करता है, ये म्यूजिक भी, गाना भी गा लेता है, डांस भी कर लेता है, तो यार इसको अपने, मैंने सुना है तेरा देश बहुत अच्छा है, तो इसको यहाँ ले जा अपने देश में। बोला ठीक है लेके चलते हैं, मैं इसका एडमिशन वगैरह करा दूंगा, पढ़ा देंगे लिखा देंगे। अब ये यहाँ पे गया, कौन? पॉल आ गया यहाँ पे, यूएसए में आ गया, पॉल पढ़ाई कर रहा है। पॉल पढ़ाई कर रहा है तो
वहां पे बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी में रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं, और पॉल ने देखा एक पेड़ के बारे में जिक्र किया जा रहा है, और उस पेड़ के बारे में बताया जा रहा है कि ये पेड़ दुनिया का ऐसा पेड़ है कि जो कैंसर जैसी बीमारी का इलाज कर सकता है, और इस पेड़ के अंदर इतना सारा मेडिसिनल वैल्यूज है, अगर इस पेड़ के गुणों का इस्तेमाल किया जाए तो हम कैंसर जैसी बीमारी को इस दुनिया से खत्म कर सकते हैं, और हम इसकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल एंटी कैंसर मेडिसिन बनाने में कर सकते हैं। पॉल ने वो देखा, कह रहे अच्छा यार ये पेड़ तो हमारे गांव का पेड़ है, इसने कब से देख लिया ये पेड़, इसके अमेरिका में तो ये पेड़ होता ही नहीं, ये तो मेरे कॉन्गो में हो रहा था, और मेरे घर के पीछे ही था ये पेड़, और ये हमसे पूछता रहता था ये पेड़ कौन सा है, क्या काम करता था, हम उसको बताते रहते थे इस पेड़ के अंदर ये चोट लग जाए भर देता है, ये आदमी हेल्दी रहता है, ये होता है वो रहता है। कह रहे अच्छा, और इसने क्या कर लिया, इस पेड़, ये बोलता है ना, ये अंग्रेज जो आया था, इस अंग्रेज ने यहाँ पे क्या बोला कि दुनिया में इस पेड़ की इस प्रॉपर्टी के बारे में मैंने पता किया है, इससे पहले दुनिया को पता ही नहीं था इस पेड़ से ये इलाज हो सकते हैं, ये पेड़ मेरे द्वारा खोजा गया है, इस पेड़ की प्रॉपर्टी को मैंने स्टडी किया है और हमने एक्सपेरिमेंट किया है, और ये पेड़ एंटी कैंसर मेडिसिन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और इस नाम पे उसने दवा बनाने का ठेका ले लिया, और उसने अरबों रुपए छाप लिए। पॉल ने पढ़ा और पॉल के अंदर का खून खोल गया। पॉल ने शाम को ही अपने पापा को फोन लगाया, पापा, कह रहा हाँ पॉल कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है बेटा, कह रहे पापा अंग्रेज ने और पैसे भेजे क्या, कह रहे कितने पैसे, कह रहे नहीं जाते हुए वो $100 देके गया था, बोला था $100 हैप्पी फ्रीडम एंजॉय दारू पार्टी सब बोल के गया था वो। अरे पापा $1 बिलियन की डील कर ली उसने, कह रहे $1 बिलियन की डील कर ली, कौन सी डील कर ली, अरे पापा वो घर के पीछे पेड़ था ना, कह रहे हाँ, कह रहे वो गोरा बोलता है उससे कैंसर दुनिया की एक बड़ी डेंजरस बीमारी है, बोलता है उससे कैंसर का इलाज होता है, कह रहे अच्छा, और वो बोलता है गोरा की इस पेड़ की ये प्रॉपर्टी मैंने दुनिया को सबसे पहले बताई, दुनिया में किसी को नहीं पता था, और अब वो गोरा उसका मेडिसिन बना रहा है ना, कबीले के सरदार, पुराने सारे दिन याद आए, अंग्रेज आया, फोटो खिंचाई, गले मिला, रात को पार्टी, गाना, सब कुछ। आपा को तो उसने $100 के अलावा कुछ भी नहीं दिया, $100 के बाद का सारा $1 बिलियन उसकी जेब में चला गया। तो इससे क्या हुआ, आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभ का उचित और न्यायपूर्ण वितरण, कि क्या जो बेनिफिट लिए जा रहे हैं, क्या वो बेनिफिट एक्चुअल में जहां के वो रिसोर्सेज थे वहां के लोगों को उसका बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता। आई बात समझ में, बोलो, दिमाग में सेट बैठ गई क्या। आज अमेरिका, सुन लो, ये अमेरिका कितना होशियार है, अमेरिका कहता है कि हल्दी के अंदर जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है दुनिया को मैंने बताई, कोई इसके अमेरिका वाले के कोई कान पकड़ के गुद्दी पकड़ के पूछ ले कि देख हमारे शास्त्रों में जब तो तुम्हारी कहीं वजूद भी नहीं था, हमने 2500 साल पहले अपने औषधि शास्त्र में लिख दिया था कि हल्दी के अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, आज तू बोल रहा है कि तूने दुनिया को बताया, बेशरम, आज तू बोलता है दुनिया को हमने बताया कि नीम के अंदर क्या मेडिसिनल वैल्यू होती है, क्या तुम चोर थे, चोर हो, चोर रहोगे, तुम्हारी फितरत चुराने की है। अच्छा स्टोरी खत्म हुई, स्टोरी, अच्छा पॉल वाली स्टोरी रह गई, अच्छा वो स्टोरी पूरी करना भूल गया यार मैं, सॉरी बच्चा। अब कबीले का सरदार बोला, पॉल बोला बापू गुस्सा होता रहा है, कह रहा आज मैं इस गोरे के 4 दांत जरूर तोड़ूंगा। बापू बोला नहीं बच्चा, पॉल गुस्सा नहीं करते बेटा, पराए देश में पराए मुल्क में, अब जवान खून था, बाप की बात कहां मानने वाला था। शाम को वो अंग्रेज दिखा, और पॉल, पॉल को सारी सच्चाई पता चल गई, ये तो खेल खेल गया। तो उसने प्रोफेसर को पकड़ लिया, गर्दन पकड़ ली उसकी, कह रही तू क्या बोला, तूने बताया है, झूठे मक्कार फरेबी, हमारे घर में बैठ के हमारी रोटी खा के आज हमारा नमक खाया, और आज तू बोलता है कि तूने बताया। अरे हमारे कबीले वालों को हजारों साल से पता था ये, और आज तू यहाँ अरबों रुपए की डील कर रहा है, और तू इतना बेशरम है कि तूने हमारे गांव वालों को $100 में बोला जा जी ले अपनी जिंदगी सिमरन। अंग्रेज को पता लग गया, अब अंग्रेज अपना रूप दिखाएगा, कह रहे सुन पॉल वे, जहां से आया ना वहीं वापस भेज दूंगा, ठीक है, तुम जैसे लोगों को अमेरिका में आके मैंने पढ़ने का मौका दिलाया, एहसान मान, वरना मैं तुझे लेके भी नहीं आता, तू वहीं पढ़ा रहता और तुझे पता भी नहीं चलता, और मैं फिर भी ये काम करके दिखाता। और पॉल को गुस्सा आया, अंग्रेज ने बोला इसकी जरा अकड़ ठिकाने लगाओ और इसका वापसी का टिकट कटाओ। ठीक है, ये हुआ पॉल के साथ, बात बन गई। कहानी का दूसरा हिस्सा कल की क्लास में होगा। ये सारी कहानी पॉइंट नंबर 3 के लिए थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चा, पॉइंट नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट है। विकसित देशों ने विकासशील देशों के जेनेटिक रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, बेनिफिट नहीं दिए, या विकासशील देशों के अंदर भी जो पावरफुल लोग है ना, जो रिच पर्सन है, उससे जो नेचर से जो बेनिफिट मिल रहे हैं सब लोगों को नहीं दे रहे हम। हाँ भाई बताओ किसकी क्या समस्या है अब, बताओ किसकी और क्या समस्या है। ठीक है, सी यू टुमारो, कल हम कंप्लीट करेंगे इसके सेकंड पार्ट को। एक सॉन्ग हो जाए है ना, आज का शेयर सुना दिया मैंने है ना कल, पोल वाली कहानी
देखो अगर अब मैंने शेर सुना दिया ना, तो जो पॉल वाली कहानी है ना वो डाइल्यूट हो जाएगी। मैं चाहता हूँ वो पॉल वाली कहानी जो आपने सुनी आपके हृदय के अंदर रहे। एक शेर सुनाते क्या हो जाएगा, पॉल वाली कहानी पीछे चली जाएगी, शेर के अंदर रस आ जाएगा। तो शेर कल। ठीक है, आज का हो गया।